चलिए, तो एक्चुअली हम लोग कम्युनिटी पढ़ रहे थे और बीच में काफी ब्रेक लग गया, बाहर चले गए थे। तो एक बार मैं आपको जस्ट रिवाइज कराता हूँ कि कम्युनिटी क्या है और हमने कम्युनिटी में क्या पढ़ा है। ठीक है, देखिए साहब, हमने कहा कि देखिए कम्युनिटी इकोलॉजिकल ऑर्डर में से ही एक ऑर्डर है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कम्युनिटी ही इकोलॉजिकल ऑर्डर का वो स्टेप है जहां तक केवल लिविंग कंपोनेंट है। इसके बाद इकोसिस्टम आ जाता है और वहां से केवल लिविंग नहीं, तब हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिलाकर बातें करने लगते हैं। यस और नो? क्योंकि आप देखो, ऑर्गेनिज्म ओनली लिविंग कंपोनेंट, देन ऑर्गन से बना पॉपुलेशन ओनली लिविंग कंपोनेंट, मेनी डिफरेंट पॉपुलेशन से बना कम्युनिटी ओनली लिविंग कंपोनेंट। इसके बाद इकोसिस्टम जैसा ही आएगा, तो वहां तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को मिला के आप कहते हो ना इकोसिस्टम। ऐसा फिजिकल एरिया जहां पर बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्शन कर रहे हो, उसको, उस एरिया को ही आप क्या कहते हो? इकोसिस्टम। तो मैंने कहा था कम्युनिटी बनने के लिए, कम्युनिटी बनने के लिए प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स का जरूरी है या नहीं है? सुमन, कम्युनिटी बनाने के लिए प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स का जरूरी है या नहीं है? क्या ख्याल है? जरूरी है। जरूरी है कम्युनिटी बनाने के लिए। मैंने बायोटिक कम्युनिटी वर्ड यूज नहीं किया है। कम्युनिटी प्लांट का भी होता है, नो सर। कम्युनिटी केवल प्लांट का भी होता है, तो माइक्रोब और एनिमल का जरूरत ही नहीं है। कम्युनिटी केवल एनिमल का भी होता है, तो वहां पे डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन चाहिए, प्लांट और माइक्रोब्स नहीं चाहिए। कम्युनिटी केवल माइक्रोब्स का भी होता है, तो वहां पे केवल डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स चाहिए, प्लांट और एनिमल नहीं चाहिए। हाँ, बायोटिक कम्युनिटी बनाने के लिए प्लांट, एनिमल और माइक्रोब सभी की जरूरत पड़ेगी। और बायोटिक कम्युनिटी जिस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेक्शन शो करने लगता है, उसी एरिया को हम इकोसिस्टम के नाम से जानने लगते हैं। नाउ, मैंने कहा कि कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर ये कहते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट, ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। और मैंने आपको कहा था कम्युनिटी के 4 स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। वो 4 कौन कौन से फीचर हैं? 4 स्ट्रक्चरल फीचर है कम्युनिटी के। पहला मैंने आपको बताया था स्पीसीज डोमिनेंस। किसी भी कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रहते हैं, लेकिन सॉरी, फर्स्ट वन स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। सेकेंड वन स्पीसीज, स्पीसीज बोलो, डोमिनेंस। थर्ड वन स्ट्रेटी, स्ट्रेटिफिकेशन। एंड फोर्थ वन फिजियोग्नोमी, फिजियोग्नोमी। और मैंने आपको कहा था स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कि मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है और वहां पे कोई कम्युनिटी रह रही है। कम्युनिटी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप। अब डिफरेंट पॉपुलेशन का मतलब क्या? कई सारे अलग अलग स्पीसीज। तो जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज, वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा, तो उस कम्युनिटी में इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स, तो वो कम्युनिटी ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? एक आध स्पीसीज मर भी जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, तो वो कम्युनिटी ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। और मैंने ये भी कहा था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी कई सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होते हैं। मैंने आपको कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताए थे, जैसे मैंने आपको कहा टेम्परेचर है, लाइट है, रेनफॉल है। ये सब ऑप्टिमम होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। मैंने आपको कहा भी था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है पूरे अर्थ पे। और देन सेकंड, सेकंड वैसे आपको मैं आगे बताऊंगा, सबसे कम समझो, सबसे कम डिजर्ट में। क्यों सबसे कम डिजर्ट में? टेम्परेचर पीक पे और रेनफॉल बिल्कुल लो। ऐसा नहीं चलता भाई, ऑप्टिमम होना चाहिए। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ऑप्टिमम और रेनफॉल भी इतना अच्छा खासा है कि प्लांट कम्युनिटी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और मैंने आपको ये भी कहा था अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा, और वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी डिपेंड करती है वहां की वेजिटेशन पे, दैट मींस वहां के प्लांट कम्युनिटी पर। हेलो? और प्लांट कम्युनिटी डिपेंड करता है वहां के सॉइल रिलेटेड फैक्टर पर, एडेफिक फैक्टर। अच्छी सॉइल, अच्छा क्लाइमेट, तो अच्छा प्लांट कम्युनिटी, और अच्छी प्लांट कम्युनिटी तो एनिमल कम्युनिटी भी अच्छा खासा डेवलप होगा।
और अच्छा एनिमल कम्युनिटी, अच्छा प्लांट कम्युनिटी, तो उनको मरने के बाद उनको खाने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए वहां पर माइक्रोबियल कम्युनिटी भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो ज्यादा स्पेसीज डाइवर्सिटी तो कम्युनिटी अच्छा होगा। क्लियर? तो एक बार ठूस लो भेजे में, जहां स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा वो कम्युनिटी अच्छा होगा। नेक्स्ट वन, स्पीसीज डोमिनेंस, जहां पे कई टाइप के लोग रहते हैं, उस पूरे एरिया को गवर्न करने वाला कोई ना कोई एक डोमिनेंट होता है जो उस एरिया को गवर्न कर सकता है। और डोमिनेंट होने का कोई क्राइटेरिया भी होता है, जिसका नंबर या जिसका बायोमास या दोनों, नंबर बायोमास दोनों ज्यादा हो, उसको बोलते हैं वो वहां का डोमिनेंट स्पीशीज है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, जैसे फॉरेस्ट का डोमिनेंट स्पीशीज लायन है, किस बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे नहीं, बायोमास के बेसिस पे। मैंने आपको एक पर्टिकुलर जगह भी बताया था, जैसे कि मान लो पाइन फॉरेस्ट है, वहां पे नंबर ज्यादा किसका है? पाइनस ट्री का, है कि नहीं? मैंने आपको एक एरिया बताया था जहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था, छोटे छोटे कई सारे ग्रासेस थे। मैंने कहा वहां पे नंबर नहीं देखोगे, अब यहाँ पे बायोमास देखोगे, क्योंकि प्लांट की कैटेगरी अलग अलग हो गई, कोई ट्री है तो कोई ग्रास है, अब आप बायोमास देखोगे। जहाँ पर केवल ट्री ट्री थे तो आपने वहां पे नंबर देखा था। तो स्पीशीज डोमिनेंस यह है कि किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं और सभी का नंबर अलग अलग है। नंबर क्यों अलग अलग है? सबका बायोटिक पोटेंशियल अलग अलग है, सबकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अलग अलग है, सब अलग अलग नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसके नंबर ज्यादा या जिसके बायोमास ज्यादा या तो दोनों ही ज्यादा, वो इस एरिया का डोमिनेंट स्पीशीज कहलाता है। थर्ड वन मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफिकेशन। मैंने कहा स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? प्लांट कम्युनिटी की वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। और मैंने आपको लेक के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो। मैंने लेक को 3 अलग अलग जोन में डिवाइड किया था। अच्छा, मैंने आपको ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट का भी स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाया था, याद आ रहा है? मैक्सिमम स्ट्रेटा मतलब लेयर ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में मिलते थे 4 से 5, याद आया? सबसे नीचे अंडर हर्ब, उससे थोड़े से ऊपर जाओ हर्ब, थोड़े से ऊपर जाओ अंडर सर्ब, उससे थोड़े से ऊपर और जाओ सर्ब, और सबसे ऊपर चले जाओ ट्री, मीजोफाइट्स, ट्री ट्री। तो ये प्लांट की अलग अलग लेयरिंग में जो उसकी कम्युनिटी मिल रही है, ये स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट। और मैंने आपको कहा था ये प्लांट की लेयरिंग जो ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में हाइट के बेसिस पर है, और ये हाइट उस प्लांट के टेम्परेचर नीड के बेसिस पर है, तो उसको कितनी टेम्परेचर चाहिए। सबसे लो कम टेम्परेचर चाहिए किसको? अंडर हर्ब को, और सबसे ज्यादा चाहिए ट्री। इस बेसिस पे प्लांट कम्युनिटी वहां ग्रो की है। ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में नीड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या था? लाइट इंटेंसिटी या टेम्परेचर। लाइट इंटेंसिटी बोलो, मोर करेक्ट होगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट मैंने आपको स्ट्रेटिफिकेशन लेक का भी पढ़ा दिया था, और यहाँ पे भी लाइट इंटेंसिटी ही थी कि किसको ज्यादा लाइट चाहिए, किसको कम लाइट चाहिए। यहाँ पे 3 जोन बने थे, वो डायग्राम मैं बनाऊंगा नहीं, दोबारा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम मैंने क्लास में बनाया था, याद आ रहा है? ये थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है? ये मैंने क्लास में बनाया था, याद करो। मैंने कहा था वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये लेक उस ग्रासलैंड के साथ मैच कर रहा है या जंगल के साथ मैच कर रहा है, वो एरिया कहलाता है लिटोरल जोन, मडी एरिया, कीचड़ वाला एरिया। और वो एरिया जहां केवल पानी पानी है, और 20 से 30 मीटर ऊपर तक जहां केवल पानी पानी है, उसको हमने बोला था लिम्नेटिक जोन। और 20-30 मीटर के नीचे जब जाने लगोगे तो फिर वहां पे रेत होता है, रेत, पानी कम रेत ज्यादा, तो वह वो एरिया कहलाता है प्रोफंडल जोन। वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट करके वहां तक नहीं जा पाती है। तो यहाँ पे भी नीड ऑफ लाइट इंटेंसिटी के ही बिहाफ पर प्लांट अलग अलग एरिया में ग्रो कर गया, ठीक? फिर मैंने आपको कहा था कि हर एरिया में अलग अलग टाइप के प्लांट स्पीशीज हैं, तब तो कम्युनिटी बनाए पूरा का पूरा एक कम्युनिटी ना शो करता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो देखो मैंने कहा था इस एरिया में इमरजेंट प्लांट मिलेंगे आपको, जिसको बोलते हैं रूटेड फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। देखो ये प्लांट इमरजेंट प्लांट जो बाहर निकल गया। और इस वाले एरिया में लिमिनेटिक में आ जाओ, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, पूरी पूरी पानी में डूबी हुई है, या सस्पेंडेड प्लांट जिसका रूट कीचड़ में नहीं है,
पूरी की पूरी पानी में तैर रहा है रूट सहित। कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट है जैसे आइकोर्निया, ये तो डूबा हुआ था पानी में, ये ऊपर तैर रहा है, इसका लीफ स्टेम ऊपर तैर रहा है और रूट पानी में है। और कुछ ऐसे प्लांट है जिसको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन्स, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, वो पानी के सरफेस पे छोटे छोटे से तैरते होते हैं। तो लिम्नेटिक जोन में सबसे ज्यादा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मिल रहा है, अलग अलग टाइप के रूटेड, सबमर्ज्ड या पूरा का पूरा सस्पेंडेड, फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंक्टन्स। लेकिन अगर आपसे पूछे डाइवर्सिटी कहां ज्यादा है, लिटोरल जोन। काहे? लिटोरल जोन ऐसा एरिया जहां पर जंगल के भी प्लांट होंगे और जहां पर पानी वाले भी प्लांट होंगे, क्योंकि ये लिटोरल जोन एक इकोटोन है। इकोटोन बताया था, याद आया? एक ऐसा एरिया जहां दो पर्टिकुलर अलग अलग, दो क्या दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक इकोसिस्टम ओवरलैप कर रही हो, उसी एरिया को इकोटोन कहते हैं। और वहां पर दोनों इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे होंगे। लिटोरल जोन ऐसा ही एरिया है। और फिर मैंने कहा था कि इसके नीचे चले जाओ 20-30 मीटर नीचे, वहां पर प्लांट कम्युनिटी कम मिलेगा आपको, एनिमल कम्युनिटी ज्यादा मिलेगा। वहां पे जो एनिमल रहते हैं उसको बोलते हैं बेंथिक एनिमल या बेंथोस, जैसे केकड़े वगैरह, क्रेब्स, केकड़े वगैरह, या मोलस्का वगैरह, घेंगा वगैरह, सब स्नेल्स, ये सब वहां पे पाए जाएंगे। और ऊपर से प्लांट मर के नीचे आएंगे, यहाँ के एनिमल मरेंगे, उनको डिकम्पोज करने वाले वहां पे डिकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा, अगर आपको ये डायग्राम याद आ रहा हो। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, कि कौन सा जोन ओपन जोन है। ओपन जोन का मतलब क्या समझते हो आप? जहां पर सनलाइट एकदम बढ़िया से आ रहा है, दैट इज द लिम्नेटिक जोन। और आपको पता है लिम्नेटिक जोन में एनिमल ज्यादा नहीं है, प्लांट ज्यादा है, ठीक है? और ये कहाँ है? 20 से 30 मीटर ऊपर तक। डार्क जोन कौन है? डार्क जोन या क्लोज जोन भी कह सकते हो उसको, प्रोफंडल, 20 से 30 मीटर नीचे चला जाओ। कीचड़ वाला एरिया कौन है या मार्जिनल जोन कौन है? ये वाला लिटोरल, लिखा हुआ है लिटोरल। अच्छा, लेक में स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस क्या है? वही लाइट इंटेंसिटी। मैक्सिमम फाइटोप्लैंक्टन कहां पाया जाता है? लिम्नेटिक जोन। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहां मिलता है? लिटोरल। मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों मिलता है? लिटोरल, क्योंकि लिटोरल एक इकोटोन एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया है, दो कम्युनिटी को ओवरलैप करने वाले एरिया है कि नहीं? ये सब सारे क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक रेशियो बताया था, सुना, इससे क्वेश्चन आता है नीट में, ये पी/आर रेशियो। पी का मतलब क्या है पे? फोटोसिंथेसिस बाय द ऑटोट्रॉफ, और आर का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन बाय द हेटरोट्रॉफ, ठीक है? और यहाँ पे हेटरोट्रॉफ कौन है? बेसिकली डिकम्पोजर्स, जो एनिमल प्लांट के मरने के बाद उसको डिकम्पोज करते हैं, तो वो रिस्पिरेशन में O2 को यूज करते हैं। तो नीचे O2 यूज होगा, यानी कि O2 के घटने की बात चल रही है। ऊपर फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप जानते हो फोटोसिंथेसिस में O2 रिलीज होता है, तो ऊपर में O2 के बढ़ने की बात हो रही है, नीचे में O2 के घटने की बात हो रही है। तो ये पी/आर रेशियो लेक का होता है, किसी प्लांट का नहीं होता भैया मेरे, एक कम्युनिटी का होता है, कम्युनिटी का। लेक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का नहीं होता। तो अब आप देखो, ये आपके सामने 3 अलग अलग एरिया था। ये वाला लेक देखो, ये वाला लेक देखो। हाँ भाई, इस वाले जोन में ऑटोट्रॉफ ज्यादा और हेटरोट्रॉफ कम, यानी कि पी ज्यादा और आर कम। तो बताओ सुमन, इसका रेशियो मोर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1? सर रेशियो मोर देन 1। मोर देन 1, ठीक है? क्यों भैया? हमने कहा यहाँ ऑटोट्रॉफ ज्यादा, प्लांट ज्यादा है यहाँ, और एनिमल कम है। एनिमल इनफेक्ट है ही नहीं यहाँ, तो एनिमल थोड़े बहुत इधर के इधर आ जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, ये एनिमल है ही नहीं लगभग। तो पी ज्यादा आर कम, तो रेशियो मोर देन 1। अब उसका नीचे आ जाओ, प्लांट है ही नहीं, केवल एनिमल ही एनिमल है, तो यहाँ पे पी कम है और आर ज्यादा है, रेस्पिरेशन ज्यादा है। ऊपर वाले भी मर मर के नीचे आ रहे हैं और नीचे वाले भी मर रहे हैं, उनको रेस्पिरेशन, उनको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया O2 ज्यादा कंज्यूम कर रही है। तो बताओ राजश्री, पी कम आर ज्यादा, तो पी/आर रेशियो इक्वल टू 1, लेस देन 1 या मोर देन 1?
लास्ट 3 So less than लेस देन 1। one. तो इनके बीच में कोई एक ऐसा एरिया जरूर रहा होगा जहां P और R बराबर हुआ होगा। ये सुन, अगर ऐसा है कि ऊपर P ज्यादा R कम और नीचे P कम R ज्यादा, तो बीच में एक ऐसा एरिया जरूर रहा होगा जहां P और R बराबर रहा होगा, और वो एरिया 20 से 30 मीटर के बीच का एरिया है, और वो एरिया को कहते हैं कंपनसेशन जोन। उस एरिया में नंबर ऑफ ऑटोट्रॉफ और नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉफ ऑलमोस्ट इक्वल है, तो P और R का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है। तो बताओ रिभा, P बाय R रेशियो यहाँ पे क्या आएगा? कंपनसेशन जोन में P बाय R रेशियो क्या आएगा? Equal to 1. इक्वल टू 1। तो ये तो बात हो गई किसकी? लिमिटिंग जोन और प्रोफंडल जोन। इसके बीच में मैंने एक पर्टिकुलर एरिया बताया, कंपनसेशन। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा लिटोरल जोन को लेकर, सर लिटोरल जोन में तो केवल प्लांट ही प्लांट है। अरे नहीं यार, केवल प्लांट है तो एनिमल भी है वहां पे बहुत सारे। क्या बात करते हो आप? एक्वेटिक एनिमल भी है और टर्स्टल एनिमल भी है। तो इस लिटोरल जोन में भी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की नंबर ऑलमोस्ट बराबर है। इसीलिए लिटोरल जोन में भी P बाय R रेशियो ऑलमोस्ट 1 ही है। इसे क्वेश्चन आता है, आ चुका है, ध्यान रखिएगा बात। तो मैंने P बाय R रेशियो भी बता दिया। ठीक, तो देखो मैंने स्ट्रेटिफिकेशन तीसरा प्रॉपर्टी था। आज हम अपने टॉपिक पे, स्ट्रेटिफिकेशन तीसरा प्रॉपर्टी था, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं स्ट्रेटिफिकेशन 3 अलग अलग जगहों पर पढ़ाऊंगा। एक फॉरेस्ट का पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। एक लेक का पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूं। और मैंने कहा था कि मैं आपको एक चट्टान का भी पढ़ा दूंगा, रॉक्स का। तो आ जाओ चट्टानों का स्ट्रेटिफिकेशन देख लेते हैं। चलो आ जाओ, मैं आपके सामने एक चट्टान बना रहा हूं। मान लो कि चट्टान, मानने में क्या जाता है? अरे ठीक है, अब मैं इस चट्टानों को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर रहा हूं। कर दूं? देख, एक यहां वाला लेयर, ठीक है, एक उससे ऊपर वाला लेयर। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। एक यहाँ वाला लेयर, एक उससे ऊपर वाला लेयर, फिर एक उससे भी ऊपर वाला लेयर। हाँ भाई लो, इस कलर से ले लें, इस कलर से, इस कलर से ले लें। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे ले लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। ग्रीन के ऊपर ये येलो जोन, उसके ऊपर ये रेड जोन। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ डायग्राम को डिफरेंशिएट करने। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ब्लू जोन, ये। ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ की हाइट लगभग 3600 मीटर हो चुकी है। कहाँ पे? यहाँ पे लगभग 3600 मीटर, 3600 मीटर। ठीक है, देन इसके बाद ऊपर ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये वाला जोन। ठीक है, अब इन जोन को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इन सभी में अलग अलग टाइप के प्लांट कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस जोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। किस नाम से? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, इस जोन को हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर वाले जोन को, जो रेड जोन है, इसको हम लोग टेम्परेट डेसिडुअस के नाम से जानते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर वाले जोन को हम लोग कॉनीफेरस के नाम से जानते हैं। कॉनीफेरस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर वाले जोन को हम लोग अल्पाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, अल्पाइन फॉरेस्ट या अल्पाइन प्लांट्स फॉरेस्ट। नाउ
अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने इस पहाड़ को अलग अलग 5 एरिया में डिवाइड कर दिया और मैं अगर उस 5 अलग अलग एरिया को देखने का प्रयास करूं तो कहां से देखूंगा? एक एरिया यहां जाके खत्म हुआ, देन नेक्स्ट एरिया उसके थोड़े से ऊपर आ जाओ, यहां जाके खत्म हुआ, देन नेक्स्ट एरिया उसके थोड़े से ऊपर आ जाओ, यहां जाके खत्म हुआ, देन नेक्स्ट एरिया उसके थोड़े से ऊपर आ जाओ, यहां जाके खत्म हुआ, देन नेक्स्ट एरिया उसके थोड़े से ऊपर आ जाओ, यहां जाके खत्म हुआ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है कि सर क्या यहां पे भी ये, भाई ये क्या आ जाता है, रुक जाओ एक सेकेंड, ये हटता कैसे? अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या सा क्या आ गया? हाँ ठीक है, तो ये रहा अलग अलग है। अब मुझे बताओ आप जो ये अलग अलग हाइट पे प्लांट कम्युनिटी देख रहे हो, ये वर्टिकल लेयरिंग है या ये हॉरिजॉन्टल लेयरिंग है प्लांट कम्युनिटी? बताओ अभिषेक। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में अलग प्लांट दिखेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में अलग दिखेंगे, टेम्परेट में अलग, कॉनिफेरस में अलग, अल्पाइन में अलग। ये प्लांट कम्युनिटी वर्टिकली अरेंज्ड है या हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है? बताओ अभिषेक। हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली है नॉट, यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल डेसिडुअस, यहाँ से यहाँ तक टेम्परेट है, यहाँ से यहाँ तक फिर कॉनिफेरस, यहाँ से यहाँ तक अल्पाइन। नॉट, साफ साफ दिख रहा है, नो नीचे से सर, ऊपर जा रहे हो। This vertical Yes, sir. arrangement Vertical. of plant community is called as stratification on the rocks. Now question arise होता है कि rocks पर ये different plant community vertical layering किए, बेसिस क्या है? और यहाँ है बेसिस टेम्परेचर। यस, मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपको एग्जांपल नहीं बता रहा हूं कि ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट मिलेंगे या ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ये आपको हम बायोम में पढ़ाएंगे कौन कौन से प्लांट मिलेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ जो भी प्लांट मिलेंगे वो टेम्परेचर को अच्छा खासा सहने वाले प्लांट होंगे, क्योंकि ये इक्वेटर पर है और आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्ट गिरती है, इसीलिए यहाँ पर सनलाइट की इंटेंसिटी सबसे अधिक है। इसका मतलब ये टेम्परेचर लविंग प्लांट है। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि डिजर्ट के इतना ज्यादा टेम्परेचर है यार, मैं कह रहा हूं यहाँ हाइट की बात चल रही है, एक्चुअली ये एल्टीट्यूड है, आपको बता चुका हूं मैं एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड। यहाँ एल्टीट्यूड की बात चल रही है, एल्टीट्यूड। और आपको पता है एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? राजश्री, एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? सर घट जाता है। हाँ भाई सुमन बताओ, एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? घटता है। क्यों, कारण? सर ऊपर जाने पे सर टेम्परेचर घटता है। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि सन इक्वेटर पर है, क्योंकि सन इक्वेटर पे है। और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हम इक्वेटर से अबव जा रहे हैं, एक्चुअली सी लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल इज नोन एज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ने पे टेम्परेचर घटता है। तो एक्चुअल में जो एकदम एकदम से एकदम कहां पे है, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट एकदम इक्वेटर पे है, तो वो टेम्परेचर को अच्छा खासा प्यार मोहब्बत दिखाते होंगे, टेम्परेचर लविंग प्लांट होंगे वो। तो उसका नाम है मेगा थर्मल। मेगा मतलब बहुत बड़ा, ज्यादा टेम्परेचर सहने वाले मेगा थर्मल प्लांट होंगे यहाँ पे, जो भी होंगे। मैं एग्जांपल अभी याद करना नहीं बोल रहा हूँ, एग्जांपल बाद में आपको मैं याद करा देंगे, लेकिन इतनी पक्की बात है कि ये लोग मेगा थर्मल प्लांट होंगे। और जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस और टेम्परेट में रहने वाले प्लांट होंगे वो थोड़े से कम टेम्परेचर सहने वाले प्लांट होंगे, लेकिन बहुत कम नहीं, बीच में। तो इसको हम बोलेंगे मीजोथर्मल प्लांट। क्या बोलेंगे? थर्मल मतलब टेम्परेचर। मीजोथर्मल प्लांट यहाँ ग्रो करते होंगे। अब मुझे बताओ इन मीजो में भी ज्यादा कौन और कम कौन? हाँ भाई अभिषेक, इन मीजो में भी कौन ज्यादा टेम्परेचर और कौन कम टेम्परेचर सहेगा? जल्दी बोलो, टाइम पास मत करो। सर ट्रॉपिकल ज्यादा सहेगा, ट्रॉपिकल हाँ रेन फॉरेस्ट।
अरे यार ट्रॉपिकल रेन को क्यों ला रहे हो? हम ट्रॉपिकल पूछ रहे हैं रेनफॉरेस्ट ज्यादा मीजोथर्मल में। रहेगा। सवाल सुनो, टाइम पास मत करो। मीजोथर्मल में कौन ज्यादा कौन कम? सर मीजोथर्मल ज्यादा। तुम ना समझ पा रहे हो सवाल, ठीक है। अभी से ये सुमन तुम बोलो, मीजोथर्मल में कौन ज्यादा कौन कम? सर ट्रॉपिकल डेसिडेंस फॉरेस्ट ज्यादा है। हाँ, और टेम्परेट डेसिडुअस कम। इसको दिख भी रहा है कि मीजोथर्मल में दो अलग अलग टाइप के कम्युनिटी हैं, एक है ट्रॉपिकल डेसिडुअस और एक है टेम्परेट डेसिडुअस, ठीक है। इन दोनों को मिला के मैंने कहा है ये दोनों मीजोथर्मल है। मैं पूछ रहा हूँ इसमें कौन ज्यादा इसमें कौन कम? तो ज्यादा कौन ट्रॉपिकल डेसिडुअस और कम कौन टेम्परेट। लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, इसलिए इन दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया? मीजोथर्मल। और इन सबसे कम टेम्परेचर आने वाला कौन है? कॉनिफेरस प्लांट। तो इसको बोलते हैं माइक्रोथर्मल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोथर्मल प्लांट, जैसे पाइन प्लांट वगैरह सब माइक्रो। बहुत सारे कॉनिफेरस में आपको हम बता देंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर जो आता है, यहाँ पे बहुत ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, जैसे रोडोडेंड्रॉन, लाइकेंस, मॉस। मैं आपको बताऊं, इन सबको बोलते हैं हेकिस्टोथर्म। क्या बोलते हैं इसको? हेकिस्टोथर्म। एक्चुअली ये हेकिस्टोथर्म ना स्नो में ग्रो करते हैं। स्नो मतलब समझते हो? बर्फ में। ये लोग स्नो में ग्रो करने वाले हैं। और ये है स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द रॉक, रॉक पर स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो आप नोटबुक में देख लो एक बार, यहां पे जाके आपका स्ट्रेटिफिकेशन समाप्त होता है। कहा गया? अरे नोट्स अभी तो खोले थे यार, ये रहा। एक सेकंड रुक जाओ, नोट्स खुला होगा, ये रहा। हाँ देख लो। देखो ये है रॉक्स पे, ठीक है। अब आप देख लो, इसमें सारा बात मैंने लिख दिया है, कौन कहाँ कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। अल्पाइन सबसे नीचे ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट, उससे ऊपर ट्रॉपिकल डेसिडुअस, देन टेम्परेट डेसिडुअस, देन कॉनिफेरस, देन अल्पाइन। तो ये था स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द प्लांट। तो ये तो तीसरा प्रॉपर्टी हुआ किसका? कम्युनिटी का। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ द कम्युनिटी। फर्स्ट वन स्पीसीज डाइवर्सिटी, सेकंड वन स्पीसीज डोमिनेंस, थर्ड वन स्ट्रेटिफिकेशन, एंड फोर्थ वन है फिजियोग्नोमी। क्या मतलब है? और ये भी समझ लो, छोटा सा बात है। आप किसी भी कम्युनिटी को बाहर से देखकर नोटिस कर लो कि कम्युनिटी क्या है, कैसा दिख रहा है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड एज फिजियोग्नोमी। एक बार की बात है, आप फ्लाइट पे बैठ के ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। जब आपने ऊपर से नीचे झांक कर देखा तो बताना नीचे आपको कैसा कलर का पूरा कम्युनिटी दिखेगा? ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट से आप गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको पूरा का पूरा हरियाली दिखेगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर केवल ग्रीन प्लांट रहते हैं, तो आप कहोगे कि एक कम्युनिटी ग्रीन प्लांट कम्युनिटी है कि नहीं? एक बार की बात है कि आप उसी फ्लाइट से गुजर रहे थे, ऐसे हाइट पर से जहां पर ग्रो करते थे डेसिडुअस प्लांट, वो भी टेम्परेट वाले। उनके पत्ते जब झड़ते हैं ना, तो रेड रेड कलर के पत्ते होते। आपने नीचे झांक के देखा, पूरी तरीके से लाल लाल दिख रहा। आपने कहा कि ये रेड अपीयरेंस ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। ऐसे ही अलग अलग कॉनिफेरस में ब्लू कलर का दिखेगा। तो एक्चुअली में मैं आपको जो बता रहा हूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या केवल ग्रीन प्लांट है? नहीं। क्या टेम्परेट डेसिडुअस में केवल रेड अपीयरेंस के पत्ते झाड़ने वाले प्लांट है? नहीं। क्या कॉनिफेरस में केवल ब्लू कलर के रखने वाले पत्ते हैं? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ट्रॉपिकल को बोल रहे हो ग्रीन कम्युनिटी, आप टेम्परेट को बोल रहे हो रेड कम्युनिटी, आप कॉनिफेरस को कह रहे हो ब्लू कम्युनिटी। क्यों? बाहर से दिखने पे हमें ऐसा दिखा, वो फिजियोग्नोमी है। और फिजियोग्नोमी किसी भी कम्युनिटी के डोमिनेंट स्पीशीज से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में सारे प्लांट ग्रीन नहीं है, ज्यादा तो है ना, ज्यादा तो ग्रीन ही है, ठीक है। टेम्परेट डेसिडुअस में सारे पत्ते रेड कलर के नहीं झड़ते,
मेजोरिटी तो रेड कलर के ही झड़ते हैं। ठीक है, कॉनिफेरस में सारे ब्लू अपीयरेंस दिखाने वाले प्लांट नहीं है, लेकिन मेजोरिटी तो ब्लू वाले ही है ना। तो जो आपको फिजियोग्नोमी है वो तो आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से डिसाइड कर रहे हो ना। वहां जाके आप अलग अलग कलर के पत्ते थोड़ी ना गिन रहे हो, अलग अलग तरीके का प्लांट थोड़ी। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी कम्युनिटी इज कॉल्ड एज फिजियोग्नोमी, एंड फिजियोग्नोमी इज फर्स्टली नोटिस्ड बाय स्पीशीज डोमिनेंस। बोलो। तो ये 4 प्रॉपर्टी है कम्युनिटी का भाई साहब, बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये भी मैंने आपको डील कर दिया, आप देख लो अपने नोटबुक में। कहाँ गया नोटबुक? ये रहा। देख लो, फिजियोग्नोमी भी बता दिया मैंने, आप इसको जल्दी से देख लो। ये देखो फिजियोग्नोमी है कि नहीं, ग्रीन अपीयरेंस, रेड अपीयरेंस, यहाँ ब्लू अपीयरेंस। यहां जाके आपका कम्युनिटी समाप्त हुआ, कम्युनिटी एंड हुआ। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए। अगले मीटिंग में हम सक्सेशन का इंट्रोडक्शन तो कर ही लेंगे, आज कुछ भी हो जाए। अरे हमारे पास आधा घंटा है, अच्छा खासा हम खींच लेंगे सक्सेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिए, 2 मिनट में नया मीटिंग क्रिएट करते हैं, इस मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ भाई अभिषेक, कोई डाउट है? नो सर। अतीक, No, sir. राश्री, नो सर। रिभा, सुमन। No, sir. चलिए यहाँ तक जल्दी से पढ़िए, फिर बढ़ते हैं आगे।